अटल बिहारी वाजपेयी जी के वर्तमान राजनीति के माहौल को उचित निरूपित नहीं किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संप्रदाय को भी नकार दिया। देखिए आप उनका यह वीडियो। पाकिस्तान में मैंने एक बात और देखी। मुझे जिस होटल में ठहराया गया उसका नाम था कनिष्क। अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कनिष्क यहां कहां से आया? तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे। मैंने कहा कनिष्क आपका कौन लगता है? कनिष्क से आपका क्या संबंध है? कहने लगे कनिष्क हमारा पूर्वज है, कनिष्क हमारा पुरखा है। He was one of our forefathers। मैंने कहा तब तो हमारे आपके पुरखे एक हैं। अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पद्धति बदली है, संस्कृति नहीं बदली। आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है। हमारे यहां तो धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होता है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे ये राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है? हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं। इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है। हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है। मैंने इन 4 प्रधानमंत्रियों की कार्यकाल की समीक्षा वीडियो के माध्यम से की है। मैं राजनीति में इन प्रधानमंत्रियों ने जो राजनीति में स्वच्छता रखी, स्वच्छता रखी, प्रेम भाव रखा, वह मैं आशा करता हूं कि वर्तमान दौर के प्रधानमंत्री भी हमारे इन इतिहास के प्रधानमंत्रियों से सबक लें। अगर सबक नहीं लेंगे तो नई पीढ़ियों को यह संदेश अच्छा नहीं जाएगा। चालाक, सत्ता के लिए झूठ बोलने वाले, सत्ता के लिए कुछ भी कर गुजरने पर आतुर, यही युवा पीढ़ी के दिमाग में बात बैठती चली जाएगी, जो न तो देश के लिए लाभदायक है और न ही देशवासियों के लिए। जिस कठिनता से, जिस परिश्रम से, जिस लगन से हमारे इन प्रधानमंत्रियों ने भारत की छवि विदेश में एक तीसरी शक्ति के रूप में बना दी थी, हम अगर उससे आगे ना बढ़ें तो कम से कम उसे भी नीचे ना ले जाएं। आज़ाद भारत में अगर कभी ऐसे प्रधानमंत्रियों की बात होगी जिन्होंने राजनीतिक पटल पर अपनी छाप छोड़ी हो, तो इंदिरा और अटल बिहारी का नाम सबसे पहले आएगा। इंदिरा जहां अपने सख्त स्वभाव के लिए जानी जाती थी, तो वहीं अटल अपने सरल स्वभाव के लिए मशहूर थे। यही वो वजह थी कि उस समय देश का कोई भी नेता इंदिरा से भिड़ने की कोशिश नहीं करता था।
लेकिन राजनीति के कुशल महारथी अटल जी फिर भी इंदिरा को वक्त बेवक्त संसद में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज हम आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जब अटल ने संसद में इंदिरा की खूब खिंचाई की थी। बात साल 1970 की है, जब भाजपा पार्टी का गठन नहीं हुआ था। तब जनसंघ पार्टी होती थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जनसंघ के शीर्ष नेताओं में से एक थे। 26 जनवरी का दिन था। सदन में सब इंदिरा की बात सुन रहे थे। इंदिरा गांधी सदन में खड़ी हुई और उन्होंने भारतीयता के मुद्दे पर जनसंघ पर तीखे बोल बोले। इंदिरा ने जनसंघ पर तंज कसते हुए कहा कि मैं जनसंघ जैसी पार्टी से 5 मिनट में निपट सकती हूँ। अब क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सदन में जनसंघ के नेता हुआ करते थे, जनसंघ पर इंदिरा की इस टिप्पणी से वो आपा खो बैठे। इंदिरा की बात खत्म होने के बाद अटल ने अपनी सीट से खड़े होकर इंदिरा से कहा, पीएम कहती हैं कि वे जनसंघ से 5 मिनट में निपट सकती हैं। क्या कोई लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री ऐसा बोल सकता है? मैं कहता हूं कि 5 मिनट में आप अपने बालों को ठीक नहीं कर सकती, फिर हमसे कैसे निपटेंगी? वैसे इंदिरा और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच मतभेद का दौर अक्सर चलता रहता था। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की सरकार को एक बार सपेरा तक कह दिया था। अटल ने कहा था कि जिस तरह सपेरा हमेशा सांप को बक्से में बंद करके रखता है, ठीक उसी तरह यह सरकार तमाम समस्याओं को एक बक्से में बंद करके रखती है और सोचती है कि इनका अपने आप हल हो जाएगा। 10 साल में हमने प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान वोट मांगते हुए, सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करते हुए और पुरानी सरकार की नीतियों में आलोचना करने के लिए लायक बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने ये कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो 50 वर्ष की उपलब्धियों पर पानी फेर दे। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय करना होगा, मजदूर के साथ जाति करनी होगी, आम आदमी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए, आजादी को 50 साल होने आए, हम जयंती मनाने जा रहे हैं। आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए? मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है। आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है और मैंने पिछले 10 दिन में जो कुछ किया है वो सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं। यहां श्री शरद पवार बैठे हैं। जब मेरे मित्र जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो शरद पवार नहीं थे। वो जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि किस तरह से शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई थी, सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, ये अलग बात है, मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सहयोग किया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार बार इस चर्चा में इस पर जनाए सुनाई दिया है कि भाजपा तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके
अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोलकर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपुल। हम यहां लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है, हमारा फैसला तय करने वाला है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट। किसने आपको जज बनाया है? आप यहां तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो हाथ। लेकिन ये क्या है? हम भी अपने ढंग से देश की सेवा करें, सभ्य तरीके से लड़िए और अगर हम देशभक्त हैं, देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। और आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके। हम मानते हैं हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है, हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है। लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सहयोग देंगे, ये आपको आश्वासन देना चाहते हैं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वो सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वो सरकार कैसी चलेगी, मैं नहीं जानता। लेकिन जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल कास्ट के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी के चुने गए। सीपीआईएम के 5 मेंबर हैं, सीपीआई 1 मेंबर है, कांग्रेस 15 मेंबर है, जनता दल 7 मेंबर है और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। और एसटीसी में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी टोटल नंबर ऑफ सीट इज 41, बीजेपी 11। हमारा जनाधार नहीं है,
हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। हिंदी और मैं हूं अंकित। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की समझदारी की थी। पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है। मनाने पहुंच गए थे उन्हीं के पास। और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, जो कि अटल जी से ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। मनमोहन सिंह को राजनीति हर बात के लिए भले ही पूर्व आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पी.वी. पड़ेगा। नरसिंह राव को जाता है, लेकिन उन्हें राजनीति के पेचीदगियों से राजनीति के जाल से वाकिफ करने जब में आप उन अटल पर निर्भर बिहारी हो वाजपेयी जाएंगे, का भी योगदान माना अभी तो जाता मैं नहीं है। जानता, नरसिम्हा पहले राव चर्चा हुई थी, कैबिनेट कुछ में शर्तें लगाई जा रही, मनमोहन सिंह को तब फिर चर्चा विपक्षी हुई कि नेता कोऑर्डिनेटिंग अटल कमेटी बिहारी बनाना वाजपेयी पड़ेगी। काफी सियासी प्रहार झेलने पड़ते फ्लोर थे। पर भी हम लोग एक वक्त कोऑर्डिनेशन तो करते हैं, नौबत ऐसी आ गई थी कि उसके बिना तो मनमोहन सदन सिंह ने नहीं नाराज चलता। होकर वित्त मंत्री पद आप सारा से देश इस्तीफा चलाना कर दे चाहते दिया हैं। था। बड़ी हालांकि अच्छी बात है। तब नरसिंह राव को हमारी वाजपेयी शुभकामनाएं के आपके पास साथ पहुंची हैं। और उन्हें नाराज हम अपने देश उन्हें की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। अटल भी मनमोहन सिंह के पास गए। हम संख्या बल के सामने उन्हें सर झुकाते आलोचनाओं को हैं खुद पर ना और लें। आपको विश्वास तो बस दिलाते विपक्षी नेता हैं जो होने के कार्य नाते हम अपने हाथ में सरकार लिया की है, कार्यप्रणाली वो जब तक पर राष्ट्र सवाल उद्देश्य उठाते हैं। पूरा नहीं कर लेंगे, प्रधानमंत्री पद तब पर तक अपने विश्राम एक से दशक नहीं के बैठेंगे, कार्यकाल के तब तक दौरान आराम से नहीं बैठेंगे। साथ ही अध्यक्ष सांसदों महोदय, की सलाह और आलोचनाओं को मैं अपना बेहद त्याग धीर पत्र गंभीर राष्ट्रपति अंदाज महोदय में को सुना। देने जा रहा हूँ। हार नहीं मानूंगा, राग नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता जाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। भगवान भी जब कुछ बनाता होगा मनुष्य का व्यक्तित्व, तो बहुत मन से, बहुत लगन से, जब हम कोई चीज़, ऐसी चीज़ें बहुत कम बनती है। ऐसे व्यक्तित्व लगता है ईश्वर के हाथ से भी बहुत कम बनते हैं, और उन बिरला व्यक्तित्व में से अटल जी का एक व्यक्तित्व था। जब भी मिले, पब्लिक में मिले, वो प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर अपोजिशन मिले, खुल के मिलते थे, बताइए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ नहीं है, और कई चीज़ें हंस के वो टाल देते थे, कई चीज़ें वो अपनी कविता के द्वारा टाल देते थे, सदन के अंदर, सदन के बाहर। तो ये अपने किस्म के अलग 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 लीडर थे वो। मैं खास तौर से जिस राज्य से जुड़ा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करने वाले, जन जन में लोकप्रिय, और हम जैसे लाखों कार्यकर्ताओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरणा यदि कहीं से मिला है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला। वाजपेयी जी एक अजीम शख्सियत थे। वो हिंदुस्तान को चाहते थे कि ये सबका वतन बने, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो भी ज़बान बोलने वाले हैं, किसी भी प्रांत से हैं, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का एक नया बाब शुरू हो। हर तरह की करवट को समझते रहे और हर तरह की नीतियां बनाते रहे, लेकिन उनको ये मालूम था उनकी कविताओं से कि खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है। हम उनको ध्यान से सुनते थे, वो हमें ध्यान से सुनते थे, और बहुत बड़े वाद विवाद हुए हमारे बीच में, लेकिन जहाँ तक सिद्धांत और राजनीति वो एक जगह पे, और अटल जी की खासियत यही है, और दूसरी जगह पे इंसानियत को कभी वो बिगड़ने नहीं देते थे राजनीतिक और सिद्धांतमिक मतभेद। मेरी यही सोच है और इसी सोच के आधार पर मैंने यह वीडियो बनाया है। मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।